नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत आज उस खबर के साथ करते हैं जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां, कोरोना की वैक्सीन का हर कोई इंतजार कर रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारी लगभग शुरू हो गई है और अंतिम दौर में चल रही है। 16 जनवरी से टीकाकरण होना है और आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। सीरम इंस्टीट्यूट से आज स्पेशल कंटेनर के जरिए वैक्सीन को रवाना किया गया। साथ ही पुणे एयरपोर्ट से वैक्सीन के 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में पहुंचाए जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड के 1-1 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया गया है। अप्रैल तक सीरम को 4.5 करोड़ डोज के ऑर्डर और दिए जाएंगे। सीरम के अनुसार कोविशील्ड की भारत में कीमत 200 रुपए है। जीएसटी मिलाकर ये 210 रुपए होगी। तो वहीं पर इधर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान प्रदेश में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में लगाए जाने के लिए वैक्सीन की पहली खेप बुधवार शाम को 4:45 के आसपास पुणे से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स का आज रात तक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और उसके बाद में आज रात को कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। पहली खेप में 6,03,500 टीके लगाए जाएंगे। इन्हें फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए 3 वर्कर्स में बांटकर जोधपुर और उदयपुर भेजा जाएगा। राजस्थान में सप्लाई का 10% हिस्सा भारत बायोटेक का होगा, तो वहीं पर 90% सप्लाई सीरम इंस्टीट्यूट के टीके की होगी। कुल 6,03,500 में से 5,45,500 टीके सीरम इंस्टीट्यूट के और साथ ही 60,000 टीके भारत बायोटेक के आएंगे। राजस्थान में जयपुर समेत जोधपुर और उदयपुर में भी 3 राज्य स्तरीय वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और इन 3 के अलावा 7 संभाग और साथ ही 34 जिला स्तरीय वैक्सीन सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से लगातार शुरुआत करी थी उसी में ये कहा गया था कि वाकई ही अब नए साल की शुरुआत हो गई है और साथ ही जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि नए साल की शुरुआत होगी और उसके बाद में वैक्सीन मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सपना जो है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई थी और बैठक में भी अधिकतर इसी बात को लेकर चर्चा की गई कि क्या कुछ ऐसा खाका तैयार किया जाए, माखोल तैयार किया जाए कि उसके बाद में देश के आम नागरिक तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जा सके। और इसी बात को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो सहयोगी जुड़ गए हैं वो लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। तो आपको बता दें, जयपुर से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही नागौर से हनीफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और घरसाना की बात करें तो यहां से विकास पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर यानी कि नीरज के पास चलते हैं। नीरज जी, लगातार इस मुद्दे को लेकर आप और मैं बातचीत करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खुशी भी आ रही है कि फाइनली वो दिन आ गया है जब वैक्सीनेशन को लेकर काम अब शुरू कर दिया जाएगा। अगर अपनी राजधानी जयपुर की बात करें तो नीरज जी, राजधानी जयपुर में क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको एक तो अपडेट दे दूं। मैं इस वक्त जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में खड़ा हूं। एसएमएस में जो जयपुर के चिकित्सा विभाग के जो सचिव हैं सिद्धार्थ महाजन, वो पहुंच चुके हैं और यहां पर वो कोविड वैक्सीन सेंटर का जो जायजा है वो ले रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा भी इस दौरे में उनके साथ मौजूद हैं। तो पूरा जायजा जो है अंदर ले रहे हैं। हम भीतर तक आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन अंदर चूंकि कैमरा एक तो अस्पताल के अंदर अलाउ नहीं है, दूसरा जो है अंदर नेटवर्क की समस्या, कुछ नेटवर्क की समस्या जो है वो है। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि अंदर जो जायजा लेने के लिए जो है अधीक्षक और उसके साथ ही चिकित्सा सचिव जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कोविड की जो वैक्सीन है वो आज भी आ सकती है और कल माना जा रहा है आज या कल के अंदर आ सकती है, लेकिन एक बड़ी खेप जो है वो पहले चरण के लिए राजस्थान की ओर से मांगी गई थी और 6,03,500 वैक्सीन के लिए जो ऑर्डर है वो भारत सरकार की ओर से दिया जा चुका है। आपको बता दें, इसमें 16 जनवरी से जो टीकाकरण चालू होना है, कोविशील्ड के लिए SII को 5,43,000
500 डोज का ऑर्डर किया गया है, जबकि जो कोवैक्सीन है उसकी 60,000 डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसी प्रकार से पहले चरण की वैक्सीन के लिए जो ऑर्डर किया है उसकी खेप माना जा रहा है कि आज पहुंच सकती है, आज शाम तक भी वो वैक्सीन पहुंच सकती है और ये अंडर प्रोसेस अभी चल रहा है। और सरकार ने ये कहा है कि 13 तारीख तक तो हमें ये चाहिए ही, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है इसको पहुंचाने में समय लगेगा कम से कम 3-4 दिनों का। निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर 3 जगह राज्य स्तरीय सेंटर्स बनाए गए। इसके साथ ही 7 संभाग जो हैं, 7 संभाग के ऊपर मुख्यालय पर इसके सेंटर रहेंगे। सभी 33 जिलों के अंदर जो है ये वैक्सीन अलग अलग जिला मुख्यालयों पर पहुंचाई जाएगी और उसके माध्यम से ये गांव ढाणी तक जहां जहां पर पीएससी, सीएससी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जिला अस्पताल हैं और सैटेलाइट अस्पताल हैं, सभी जगह पर ये वैक्सीन पहुंचाई जानी है ताकि ये शुरुआती चरण के अंदर जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा सके। तो निश्चित रूप से अब वो इंतजार खत्म होने वाला है जो लंबे समय से चल रहा था और अब वो घड़ी आने वाली है जब ये वैक्सीन इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स से, चिकित्सा कर्मियों को लगाई जाएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी चिकित्सा विभाग की ओर से लंबे समय से हो रही थी। आपने सही कहा कि वाकई वो इंतजार की घड़ी जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है। 16 तारीख के बाद बिल्कुल इसकी शुरुआत हो जाएगी और कहीं ना कहीं हर कोई बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था। अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं नीरज जी की जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है और आम जन में जो एक्साइटमेंट बना हुआ है इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द सही तरीके से टीका उनको लग जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीरज जी, आपके पास मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल जब बैठक हुई थी तो तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हुए थे, बातचीत करी थी और आप मैं भी इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि खर्चे को लेकर बात करेंगे, लेकिन फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि 3 करोड़ यानी कि शुरुआत में जिनको वैक्सीनेशन का ये टीका लगाया जाएगा, शुरुआत के जो 3 करोड़ के आसपास लोग गिनाए गए हैं, इनका सरकार जो है यानी कि केंद्र सरकार जो है वो इनका खर्च वहन करेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राज्य सरकारों के लिए कुछ हद तक तो ये राहत की बात रही। नीरज, देखिए 130 करोड़ के आसपास देश की जब आबादी हो जाती है तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए 3 करोड़ केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और जो ये 3 करोड़ है ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, एक शुरुआत तो करी, लेकिन राज्यों की ओर से ये कहा जा रहा है आम जनता को कोविड का जो वैक्सीन है ये निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये जो मांग है वो राज्यों की ओर से उठाई जा रही है। अलग अलग राज्यों ने इस बात को उठाया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब देखना ही होगा केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, वरना राज्य सरकार जो है वो अपने स्तर पर इस वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन शुरुआती पहले चरण के अंदर 3 करोड़ लोगों को देश के अंदर ये वैक्सीन लगनी है, उसके बाद अगला चरण होगा उसके अंदर 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, यानी कि कुल 30 करोड़ लोगों को इन 2 चरणों के अंदर वैक्सीन लगेगी और उसके बाद में शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। कुल इसके 4 चरण बताए जा रहे हैं, 4 चरणों में देश की जनसंख्या को ये वैक्सीन लगाई जानी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि समस्त जनसंख्या को, समस्त पॉपुलेशन को ये वैक्सीन नहीं लगेगी और जो अति संवेदनशील लोग होंगे, जो गंभीर पीड़ित लोग होंगे, उनका पहले देखा जाएगा और उनको पहले ये वैक्सीन जो है वो लगाई जानी है। और इसमें भी स्वेच्छा के आधार पर लगाई जा रही है, अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन नहीं किया जाना है। जो व्यक्ति इच्छा जाहिर करेगा, जो लगवाना चाहेगा, उसी को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जी ठीक है नीरज, दोबारा आपका रुख करेंगे। हनीफ खान हमारे साथ नागौर से लगातार बने हुए हैं। हनीफ, अगर आपके एरिया की बात करें तो वहां पर कोविड वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं, वहां की जानकारी दीजिए आप। देखिए प्रीति, पूरे देश भर में एक उत्सुकता का माहौल है कि कोरोना की वैक्सीन आ रही है और जिस तरह से पिछला 10 महीने निकले हैं लोगों की जिंदगी के, वो यादगार दिन रहे हैं आम लोगों के लिए, पूरी देश से नहीं पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरह से अब वैक्सीनेशन की तैयारी हुई है उससे ऐसा लगता है कि अब लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन और चिकित्सा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और वैक्सीनेशन की उम्मीद है कि वो 15 तारीख के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। और जिस तरह से ड्राई रन करके प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने पूरी तैयारी की थी, उसका जो जमीनी स्तर पर जो काम शुरू होगा वो 15 तारीख के बाद होगा, क्योंकि वैक्सीन अब 15 तारीख के बाद किसी भी वक्त पहुंच सकती है। और जिस तरह से चिकित्सा विभाग से हमारी बात हुई है, नागौर के जो CMHO है मेहरा मैया से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से वो वैक्सीनेशन आ रही है उसी तरह नागौर में भी एक साथ पूरे प्रदेश में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद जिस तरह से चयन किया गया है कि पहले किन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि इसमें आम लोगों को एक साथ नहीं लगाई जाएगी। पहले चरण में जो खास
लोग जो इच्छा रखते हैं वैक्सीन लगाने की, उन्हीं को लगाई जाएगी। जी प्रीति। ठीक है, बिल्कुल हनीफ, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी ओर से भी तैयारियां चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। विकास पारिक, आपके पास आना चाहेंगे। आपके एरिया की बात करें या आपके वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो, या अगर हॉस्पिटल्स में क्या कुछ नजारा फिलहाल नजर आ रहा है? चिकित्सालय में है व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज एक बड़ी बैठक भी इस मामले को लेकर रखी गई है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुशील टोटिया जो है वो तमाम कर्मचारी और तमाम अस्पताल के जो कर्मी हैं उनके साथ बैठक लेंगे और किस प्रकार व्यवस्था रहेगी उसके लिए भी प्रीति तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बताई जाएगी, नियम अनुसार क्या रहेंगे। और आपको बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि वॉलंटियर स्वयं जो है इस वैक्सीन को लगाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। लगभग 100 से अधिक जो वॉलंटियर हैं वो कहीं ना कहीं अस्पताल में पहुंच रहे हैं, न केवल गढ़साना में अपितु रावला, अनूपगढ़ और समूचे जिले के अंदर कहीं ना कहीं काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। वही आपको बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था, लेकिन समूचे गंगानगर जिले में कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो कम होता नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोग कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर सतर्क नजर आ रहे थे, उसी तरह कहीं ना कहीं आज गढ़साना सहित समूचे जिले के अंदर जो लोग हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर जो है वो पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्था जो है चिकित्सा महकमा द्वारा जो है वो की गई है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए जो एक अन्य जो रूम है, इन मरीजों के लिए जो व्यवस्था है वो की गई है। वैक्सीन लगाने के तत्पश्चात लगभग 24 घंटे तक उस वैक्सीन लगाने वाले मरीज के ऊपर निगरानी चिकित्सा विभाग रखेगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। प्रीति। बिल्कुल विकास, आपने सही बताया कि तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है और साथ ही जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर रिसर्च भी चल रही थी कि कब लोगों को टीकाकरण लगेगा और उसके बाद में जब टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा तो कितने लोग जो हैं वो कितनी जल्दी से टीकाकरण अभियान चलता हुआ नजर आएगा। और अब तक जो रिसर्च निकल कर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है नीरज कि 13 लाख टीके लगाने होंगे हर दिन, तब कहीं जाकर अगस्त तक 30 करोड़ लोगों के आसपास हम लोग पहुंच पाएंगे कि 30 करोड़ लोग जो हैं वो आराम से इजीली उनके पास वैक्सीन पहुंच जाए। चीन की बात करें तो वहां पर लगभग 2 दिन में कहा जा रहा है कि 45 लाख टीके लगाए गए हैं। अमेरिका की बात करें तो 5 लाख, ब्रिटेन में 4 लाख, तो 13 लाख भारत का आंकड़ा रखा गया है। क्या लगता है नीरज, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, चुनौती जो है सभी चुनौतियों को देश के अंदर स्वीकार किया जाता है क्योंकि महामारी ऐसी है कि बचाव के लिए लोग इसमें भी ललायित हैं कि पहले से पहले जो है ये टीका हमें लग जाए तो हम कम से कम सेफ हो जाएं। और 2 चरणों के अंदर ये टीका जो है प्रति व्यक्ति को लगेगा जिनको लगाया जाना है। पहले एक बार टीका लगेगा, फिर 28 दिन बाद फिर से टीका लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी आशंकित हैं इस टीके को लेकर के, या ये देख लेना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति इसको पहले लगा ले, हमारा अड़ोसी पड़ोसी लगवा ले, तब हमें उसका रिएक्शन जो है उस पर मालूम पड़ जाए, उसका असर रहा, उसके बाद हम आगे जाएं। ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से तमाम तरह के लोग हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, उनके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। सरकार की ओर से तमाम समझाइश जो है वो की जाती है, लेकिन शायद यही विश्वास कायम करने के लिए पहले कोरोना वॉरियर्स या फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं वो आगे आ रहे हैं ताकि उन्हें टीके लगाए जा सके और बाकायदा वो जो समाज के अंदर उदाहरण के तौर पर खड़े रह सके, मिसाल के तौर पर खड़े रह सके कि हमने टीका लगाया है और हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को आगे किया गया है जिससे कि वो इस टीके को लगा सके। राजस्थान के अंदर भी ये अभियान जो है बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। हमारी चिकित्सा मंत्री से बात हुई, हर सेंटर पे 100 टीके लगाए जाने की व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है कि प्रत्येक सेंटर पर रोजाना जो है वो 100 टीके लगाए जा सके। तो इस प्रकार की तैयारियां हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले चरण के अंदर 4.5 लाख से ज्यादा जो नाम है वो भेज दिए गए हैं राज्य सरकार की ओर से। पहले 4 लाख और 38 हजार के आसपास जो ये नाम थे, चिकित्सा मंत्री ने कहा करीब 4.5 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर पहले चरण के अंदर हम ये टीका लगवाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 6 लाख के ऊपर अब तो रजिस्ट्रेशन जो है जो वैक्सीन के लिए ऑर्डर हो चुका है। तो अब ये मान के चलना चाहिए इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और ये जितनी संख्या में टीके आएंगे सभी टीके यहाँ लगा दिए जाएंगे। जी नीरज, इसके अलावा आपने बताया कि वाकई लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है और शायद यही वजह है कि फ्रंटलाइन वर्कर जो है वो खुद आगे बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले इस टीके को हम लगवाएंगे। लेकिन आपसे एक ये बात भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया कि ये टीका जब एक बार लग जाएगा तो क्या प्रोसेस खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है नीरज कि ये टीका एक बार लग जाएगा उसके कुछ दिन बाद दोबारा एक टीका लगवाना पड़ेगा? इसको लेकर अगर आप कुछ क्लियर करें।
देखिए 2 फेज में इसकी जो डोज है टीके की वो दो फेज के अंदर लगनी है। पहली फेज जो है वो पहले चरण के अंदर टीका लगेगा और जिन लोगों को पहले चरण में टीका लग जाएगा 28 दिन बाद में यानी कि 4 हफ्ते बाद में उनको दोबारा से सेंटर पे आना पड़ेगा और फिर दोबारा से उनको टीका लगाया जाएगा। जब दोनों बार टीका उनके लग जाएगा उसके कुछ दिन बाद में उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होना शुरू होगी। तो एक व्यक्ति को 2 बार ये टीका जो है वो 28 दिन के अंतराल के ऊपर लगेगा यानी 4 वीक के अंतराल पर लगेगा। उसके बाद इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप होगी। इम्यूनिटी कितने दिन में डेवलप होती है ये भी हर व्यक्ति की इम्यूनिटी के ऊपर और शरीर की जो क्षमता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके ऊपर निर्भर करती है। उसका बॉडी किस तरीके से टीके को लेकर रेस्पॉन्ड करता है उस पर निर्भर करती है। लेकिन अभी तक जो टीकों का जो परीक्षण हुआ है वो परीक्षण सफल रहा है। उसकी परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। कई टीकों की परसेंटेज जो है वो 90-95% तक जो है उसकी परसेंटेज गई है यानी वो कारगर रहा है। तो उसी आधार पर ये टीकाकरण किया जाएगा। हर व्यक्ति को 2-2 बार टीके लगाए जाएंगे। ठीक है नीरज, दोबारा आपका रुख करेंगे। हनीफ खान आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से नीरज ने बताया कि वाकई ही लगातार 2 फेज में ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और उसके साथ ही लगातार सरकार की ओर से कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द ये टीका जो है वो आम नागरिक तक पहुंच जाए ताकि जल्द से जल्द कोरोना जो है वो देश से खत्म होता हुआ नजर आए। ठीक है हनीफ, आपसे एक सवाल ये बनता है, जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स है उसमें सिविल डिफेंस के जवान जो है उन्हें भी शामिल किया गया है और कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर हम देखें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा जिम्मेदारी फिलहाल उन लोगों की भी है जो ये ट्रक जो है इस ट्रक से जो ये वैक्सीन आ रही है तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ट्रकों की सुरक्षा को लेकर भी काफी तस्वीरें मैंने देखी है जहां पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कि ट्रक के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो या फिर जो वैक्सीन भेजी जा रही है वो तरीके से बिल्कुल सही सलामत जो है जहां भेजी जा रही है वहां पर पहुंच जाए। तो उस ट्रक की सुरक्षा को लेकर आपके पास और कुछ जानकारी? देखिए वैक्सीनेशन का जो वितरण हो रहा है ये बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अपने निश्चित स्थान पर पहुंचाना एक चुनौती है क्योंकि लोगों में एक भय भी है, भ्रम भी है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है और जिस तरह से वैक्सीनेशन का वितरण किया जा रहा है उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना जाना है ये प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कोई छेड़छाड़ की जाएगी। हालांकि भ्रम जरूर है, प्रशासन अपनी ओर से पूरा सतर्क है। बिल्कुल वही बात है ना हनीफ कि आप और मैं अगर समझ जाए तो तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत मुश्किल है ये बात समझाना। जी बिल्कुल, आम आदमी को इस तरह से इस बात को समझना होगा कि जो वैक्सीनेशन हो रही है वो आम लोगों के लिए हो रही है और जिस तरह से जिंदगी में परेशानी आई है पिछले 10 महीने में उन परेशानियों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसको दूर करने के लिए जो काम ये किया जाएगा ये बहुत ही बड़ा काम है। इसमें पूरे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सभी चिंतित है और आम लोग भी चिंतित है क्योंकि जिस तरह से जीवन के पिछले 10 महीने निकले हैं ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण निकले थे। उस चुनौती को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। नागौर जिले की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक उपखंड स्तर पर 3 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा और पहले चरण में जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर फ्रंट लाइन के वर्कर पर किया जाएगा या फिर जो ज्यादा बीमार है या इस बीमारी से ग्रसित है उसी के ऊपर इसका परीक्षण किया जाना है। ठीक है हनीफ, आपका रुख करेंगे। विकास आपके पास आऊंगी लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें जोधपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 3 राज्य स्तरीय सेंटर बनाए गए हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। आप उदयपुर से हैं तो उदयपुर की अगर बात, माफ कीजिएगा जोधपुर से हैं, जोधपुर की अगर बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर जो ये कोरोना वैक्सीन का सेंटर बनाया गया है वो जालामंड के अंदर बनाया गया है। जोधपुर के CMHO डॉक्टर बलवंत बंडा और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में पूरा जो है उस पर वॉच किया जा रहा है। इसके अलावा वैन भी तैयार की गई है ताकि यहाँ से जो वैक्सीन अन्य जिलों में और अन्य जगह पहुंचाई जाएगी उसको पूरी तरीके से जो है उसका टेम्परेचर और उसके तापमान के अनुरूप रखते हुए भेजी जाएगी। कल हमारी CMHO से जो बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि जो पहले जो वैक्सीन लगेगी वो फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं उनको लगेगी। अभी फिलहाल जो है फ्रंट लाइन वर्कर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके बाद जो है अन्य लोगों को जो है वैक्सीनेशन लगेगी। पूरा सेंटर तैयार है, सेंटर की पूरी निगरानी की जा रही है, वहाँ पे जो है गार्ड की व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से जो सेंटर को स्थापित किया गया है वहाँ पे टेम्परेचर का खासा ख्याल रखा गया है क्योंकि टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस वैक्सीन को लेकर। तो वैक्सीन जब भी आएगी तो उस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से किया जाएगा। जी प्रीति।
बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही बताया कि टेम्परेचर को लेकर भी काफी बातें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी चुनौती है और इस बड़ी चुनौती को ध्यान में रखते हुए ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो तमाम तरीके अपना रहा है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की घटना देखने को ना मिले, जिससे कि जो उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं वो उम्मीद टूटती हुई नजर आए। विकास, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से सरकार के लिए चुनौती है ही, आमजन भी लगातार चुनौतियों का सामना कर ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी नीरज ने बताया कि वाकई 2 फेज में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्वास्थ्य विभाग के पास भी ये चुनौती होगी कि कौन कौन पहले वैक्सीनेशन का जब पहला ट्रायल चला था तो उस दौरान कौन कौन लोग टीका लगवाकर चले गए, कौन कौन रह गए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी स्वास्थ्य विभाग के अंदर? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज जो हम मौजूद हैं वो गरसाना चिकित्सालय में मौजूद हैं और तमाम जो प्रबंध है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा महकमा द्वारा जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि समूचे ब्लॉक क्षेत्र में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा महकमा जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जिस प्रकार गिरा पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं गरसाना क्षेत्र में जो है सतर्कता जो है वो दिखाई दे रही थी। और अभी बता दें कि ब्लॉक क्षेत्र में जो वॉलेंटियर है वो गरसाना चिकित्सालय, रावड़ा चिकित्सालय, अनूपगढ़ चिकित्सालय और समूचे जिला क्षेत्र में जो है जो वॉलेंटियर है वो पहुंच रहे हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो स्वयं कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहे हैं ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है वो भी ब्लॉक क्षेत्र में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था से और टेम्परेचर को देखते हुए, जिस बात जितेंद्र जी ने हमें बताया कि टेम्परेचर का बड़ा प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा, उस प्रकार उस वैक्सीन को वहां तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। और 16 तारीख को कहीं ना कहीं ये टीकाकरण होने वाला है, इसके लिए भी तमाम बेडों की व्यवस्था की गई है और किन किन को ये इंजेक्शन जो है वो लगाने हैं उसके लिए भी तमाम जो प्रबंध है चिकित्सा महकमा द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा जो है तमाम जो प्रबंध है वो किए गए हैं। प्रीति, बिल्कुल विकास, सही कहा आपने कि लगातार तैयारियां जो है चलती हुई नजर आ रही है। नीरज, आप के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार चर्चाएं आगे बढ़ रही है इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नीरज के पास चलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर नीरज के पास चलते हैं, काफी देर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपसे एक ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, तमाम विचार साझा करे, साथ ही जाना कि किस तरीके से क्या कुछ खाका यहां पर तैयार किया जाए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र किया गया था। नीरज, उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। जी देखिए, कोविन ये प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन पूरी तरीके से रहता है और राज्यों को अपने यहाँ जिन लोगों का टीका लगाया जाना है उसका पूरा जो डाटा है वो इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना होता है और लोग जो है रजिस्ट्रेशन उनका कोविन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। इस कोविन सॉफ्टवेयर के जरिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है, जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है टीकाकरण केंद्र पर तो उसका पूरा डाटा वहाँ से चेक हो जाता है। दूसरा, कितने लोगों को टीका लगना है वो पूरी इसमें जानकारी उपलब्ध रहती है। तीसरा, जब टीका लगता है, टीका लगने के बाद में जो है उसके पास पूरा व्यक्ति के पास मैसेज जो है वो मैसेज आता है, एक OTP जनरेट होता है। OTP जनरेट होने के बाद में जो है उसको ये टीकाकरण होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगली जो डोज दी जानी है 28 दिन बाद में जो डोज लगनी है उसका भी जो उसके पास ऑटोमेटिक मोबाइल पर जो मैसेज है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इस वक्त जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। SMS अधीक्षक जो है डॉक्टर राजेश शर्मा यहाँ मौजूद हैं और सिद्धार्थ महाजन जी ने यहाँ दौरा करके निकला है और आप देख सकते हैं सिद्धार्थ महाजन जयपुर के जो प्रदेश के चिकित्सा विभाग के जो सचिव हैं सिद्धार्थ महाजन, वो दौरा करके निकल गए हैं और उनको यहाँ छोड़ने के लिए अभी
सुधीर भंडारी और डॉक्टर राजेश शर्मा दोनों यहाँ पर बाहर आए थे पोर्च में। अधीक्षक कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं एसएमएस अस्पताल के। निश्चित रूप से ये तैयारियां पूरे स्तर पर चल रही है। सिद्धार्थ महाजन दौरा करके चले गए, संतोष जताया है जो तैयारियां की गई हैं, अच्छा उन तैयारियों को बताया गया है। और जो सेंटर बनाए गए हैं, सेंटर की पूरी व्यवस्थाओं को देखा है। और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह पर, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो राज्य स्तरीय सेंटर से लेकर के जयपुर की पूरी तमाम जो CSC PSC हैं, अस्पताल हैं, निजी क्षेत्र के भी हैं और सरकारी क्षेत्र के भी हैं, यहाँ पर ये टीके जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही टीके लगेंगे जी। यहाँ तक कि इसमें कोई VIP या गैर VIP का ध्यान नहीं रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री से भी हमने पूछा कि क्या आपके लगेगा, तो उन्होंने बोला मैं तो खुद ने ये मांग उठाई कि मैं चिकित्सा मंत्री हूँ और कोरोना वॉरियर हूँ, मेरे खुद के जो है कोरोना संकट हमने झेला है, तो क्या मेरे टीका नहीं लगेगा। मैंने खुद ने जब ये पूछा तो मुझे अस्पताल अधीक्षक ने हमें मना किया। और जिन लोगों के कोरोना हो चुका है 3 महीने तक उनके ये टीका लगेगा भी नहीं। भारत सरकार की ओर से जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, भारत सरकार की ओर से जो तय लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों के ये टीका लगेगा। पहले फ्रंटल जो वॉरियर्स हैं, फ्रंटल, और उसके साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी ये टीका लगाया जाना है। और इसके साथ ही सैन्य कर्मी, राजस्व कर्मी, इनको भी चरण के अंदर शामिल किया जाएगा। पहले जो 2 फेज है जिसमें 30 करोड़ लोगों के लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ऐसा VIP ट्रीटमेंट जो है वो वाले लोग आकर के और अपना टीका नहीं लगवा सकेंगे, किया ही है यहाँ पर कि वाकई यहाँ पर जब जो भी कार्यक्रम चलाया जाएगा टीकाकरण को लेकर, तो उसमें VIP या VVIP या इस तरह की कोई भी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वाकई ही जो आम इंसान है, सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको टीका लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को हम उस बात से जोड़कर भी देख सकते हैं नीरज की कल जब बैठक ली गई थी PM की ओर से, तो उन्होंने कहा था कि राजनेता जो है वो टीकाकरण को लेकर जल्दबाजी ना करे, तो कहीं ना कहीं ये इशारा उसी तरफ था नीरज। देखिए, अलग अलग नेता जो हैं वो बयानबाजी इसको लेकर के कर रहे हैं। विभिन्न दलों के, संगठनों के नेता जो है अपने अपने तरीके से बयानबाजी करते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ कांग्रेस की सरकार, भारत सरकार की ओर से मंजूरी दी गई टीकों को अपने यहाँ लगवा रही है और उन्होंने इनकार नहीं किया है। साथ ही ये कहा है भारत सरकार ने अगर अनुमति दी है तो सोच समझ के अनुमति दी होगी, बाकायदा ट्रायल करने के बाद दी होगी। और सरकार इसका ट्रायल नहीं करती है, ये वैज्ञानिक करते हैं, चिकित्सक करते हैं और उनके जो किया हुआ जो कार्य है उसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये सम्मान भी है। और जब टीके जब यहाँ पर आए, हमने ये भी पूछा था कि चाइना से जो किट आई थी कोरोना की जांच के लिए, उस पर तो आपने सवाल खड़े किए थे, तो चिकित्सा मंत्री ने इस मुद्दे पर भी ये कहा, हाँ उन किट का हमने बाकायदा परीक्षण किया, वैज्ञानिक आधार पर जब उसका परीक्षण हुआ, पूरा डाटा एनालिसिस हुआ, उसमें जो कमी खामी थी बता दिया गया केंद्र सरकार को, और आखिर केंद्र सरकार की ओर से उस पर जांच करवाई गई और उनको गलत माना गया। उसके बाद RT-PCR से ही टेस्ट करवाए गए। लेकिन ये जो टीके की बात है, टीका क्योंकि भारत के अंदर ही ये बनाए गए हैं टीके और यहाँ बाकायदा इसका परीक्षण जो है वो किया गया है, इनके ट्रायल जो हैं वो पूरे किए गए हैं और भारत सरकार की ओर से सोच विचार करके और बाकायदा दवा नियामक जो प्राधिकरण है उनकी अनुमति के बाद ही इन टीकों को अप्रूवल दिया गया है। तो लोगों को इसको लगाने में हर्ज नहीं है और इससे जो है इसकी सफलता की दर जो है वो भी सामने आई है। पूरे अध्ययन के बाद ही टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए राज्य के अंदर भी टीका लगाया जाएगा। तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जो ये टीका है ये आमजन को, सभी को निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया है कि सबसे पहले आम लोग जो है, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, उनको ये टीका लगाया जाए। बिल्कुल नीरज, आपके पास लौटूंगी। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार पहले भी हम बात कर रहे हैं इसको लेकर कि राज्य स्तरीय 3 सेंटर बनाए गए हैं, जोधपुर भी उनमें शामिल है, जोधपुर में भी लगातार तैयारियां चल रही है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उत्साहित भी है इस बात को लेकर कि इतने महीनों से जो लगातार जो हम देख रहे थे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो अब एक खुशी का पल आ गया है। ठीक है, सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें जितेंद्र, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत समझदार हैं, अगर हम उनको बोल दें कि ठीक है आपका नंबर बाद में आएगा, आप बाद में आ जाइएगा, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको लगवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है, लोग समझ भी नहीं पाते। इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते। तो उस दौरान सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से या जहां पर सेंटर बनाए गए हैं उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम जितेंद्र? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि सुरक्षा को लेकर भी चिकित्सा विभाग की टीम पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। कल जिला कलेक्टर जो है एक टॉक फोर्स भी बनाई थी इसी को वैक्सीनेशन को लेकर, ताकि जो वैक्सीन आ रही है वो टास्क फोर्स पूरी जो है उसकी वैक्सीन को लेकर पूरी कार्य करेगी, चाहे वो एयरपोर्ट से लेकर स्टोरेज सेंटर तक पहुंचाने की बात हो या स्टोरेज सेंटर से अन्य स्थानों पर पहुंचाने की बात हो। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
इसके अंदर पुलिस प्रशासन को भी जो है सहयोग में लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है चूक इस वैक्सीन को लेकर नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है और ये जो जोधपुर को मिला है, क्योंकि जोधपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 3 जगह ये वैक्सीनेशन के जो सेंटर बनाए गए, तो जोधपुर का जो इसमें कार्य करने का जो अहम भागीदारी मिली है, वो कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग को लेकर भी चिकित्सा विभाग की तत्पर है। जिला कलेक्टर स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो CMHO है बलवंत मंडा लगातार जो है बैठक ले रहे हैं, चाहे वो टॉक फोर्स की हो, चाहे अपने जो है मेडिकल विभाग की हो। कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को लेकर उत्साहित भी है, तत्पर भी है, क्योंकि कोरोना काल में देखा गया था कि जिस तरीके से जो फ्रंट लाइन के वर्कर है वो लंबे समय तक अपने घर तक नहीं गए थे। आज एक ऐसा समय आ रहा है जो पूरे देश को एक अपने आप को गौरवान्वित करने की बात है। पूरे विश्व की नजर जो है भारत पर टिकी है। कहीं ना कहीं 3-3 वैक्सीन एक साथ भारत जो दे रहा है, तो वही कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में अहमियत रखती है, और यही वजह है कि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इसको लेकर के तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, कह सकते हैं वाकई काफी खुशी का पल है और साथ ही गौरवान्वित भी भारत लगातार महसूस कर रहा है। विकास, आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास डॉक्टर जो है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करिए। बिल्कुल सर, बात की जाए अगर कोरोना वैक्सीन की, तो तमाम जो प्रबंध हैं वो क्या किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं? तो वैक्सीन पूरे इंडिया लेवल से जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, सारा एक सिस्टमाइज तरीके से हो रहा है। जैसे अभी अपने राजस्थान में 3 इसके लिए संभाग मुख्यालय बनाए गए हैं, जहाँ पे कि जैसे जयपुर, जोधपुर और एक उदयपुर आई थी। इन तीनों पे बाकायदा एयरपोर्ट पे सप्लाई होगी वैक्सीन। एयरपोर्ट से गाड़ी जिसमें कि बाकायदा SP कार्यालय से पुलिसकर्मी होंगे, प्लस CMHO लेवल का अधिकारी होगा जी, उसको संबंधित डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंचाएंगे। वहां से आगे की सप्लाई के लिए SDM प्लस अन्य जो डिप्टी CMHO वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। स्टोर इंचार्ज और इन सबकी इसमें ड्यूटियां फिक्स की गई हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका ना रहे। बाकी 16 तारीख से प्रथम चरण शुरू हो रहा है, जिसमें कि शुरू में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के टीके लगने हैं। ये सारी चीज पहले से प्री नियोजित है, किस तरीके से किस किस को लगना है, कब कब लगना है, पहले से डिसाइडेड है और सारा कोविन ऐप से रेगुलेट किया जा रहा है। सर, टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो किस प्रकार रहेगा? इस वैक्सीन की टेम्परेचर स्टेबिलिटी अच्छी है। 2 से 8 डिग्री तापमान पर ये वैक्सीन सही रहती है। हालांकि इसमें VVM नहीं लगा है, लेकिन अगर अपने इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करो तो ये बिल्कुल कारगर है वैक्सीन। तो कोल्ड चेन अपने जो पहले से जो वैक्सीनेशन चल रहा है, इसमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आने की संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है प्रीति। तमाम जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा, महकमे द्वारा की गई है, और आज एक बड़ी बैठक भी कहीं ना कहीं तमाम चिकित्सा कर्मियों की रखी गई है कि क्या बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे, प्रबंध क्या किए जाएंगे, बेड की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, और सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो प्रबंध है प्रीति वो किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बताया विकास, और आपके साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए थे उन्होंने भी बताया कि वाकई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी भ्रम की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही तन्मयता के साथ, सादगी के साथ यहाँ पर कामकाज किया जाएगा और पूरी उम्मीद की जाएगी कि जल्द से जल्द ये टीका जो है वो देश के हर एक आम नागरिक तक पहुंच जाए। ठीक है हनीफ, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, पहले कहा जा रहा था कि ऐलान कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कि सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। अब कल प्रधानमंत्री ने जब बैठक करी तो उसमें कहा कि लगभग 3 करोड़ यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर जो है उन्हें फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, और साथ ही नीरज ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये बात है। अब खबर सामने आ रही है कि 200 रुपए के हिसाब से ये टीका हर एक इंसान को लगेगा। GST शामिल कर दे तो 210। उसको लेकर अगर हम बात करें हनीफ, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना के काल में जिस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली है, उसके सामने 210 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। अगर इससे ये राशि थोड़ी और भी ज्यादा होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो राशि ली जा रही है वो वास्तव में इस वैक्सीन की कीमत नहीं है, वो एक तरह से सहयोग राशि के रूप में मानी जा रही है, क्योंकि 210 रुपए में वैक्सीन तैयार नहीं होती है। और जिस तरह से लोगों में एक भय था कि पैसे लगेंगे या फ्री में आएगी, तो ये कम से कम ये भ्रम भी दूर हो गया है। और 210 रुपए जिस तरह से घोषणा की गई है कि इस वैक्सीन के लिए 210 रुपए चार्ज किया जाएगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। जी प्रीति जी, तो कहीं ना कहीं हनीफ कह सकते हैं कि वाकई लोग जो है उत्साहित है, और आपने सही कहा कि इस दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को ऐसी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई 200 रुपए मायने नहीं रखते, मायना ये रखता है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन जो है वो आम जन तक पहुंच जाए।
जी प्रीति, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से पूरी विश्व में सबसे ज्यादा मानी जा रही है, हालांकि चाइना सबसे आगे है, लेकिन हमारे देश की व्यवस्थाएं वो ऐसी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से कोरोना का फैलने का भय था उस तरह से फैला नहीं है, और जिस तरह से अब कोरोना में जिस तरह से लोगों ने परेशानी झेली है उनके लिए 210 रुपए मायने नहीं रखता। दवाई जो मिल रही है, वैक्सीन मिल रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और फ्रंटलाइन के वर्कर्स के ये लगने के बाद आम लोगों को जिस तरह से ये राहत पहुंचाएगी ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं नागौर जिले की बात करूंगा, यहाँ के जिला कलेक्टर है जितेंद्र सोनी और यहाँ के जो CMHO है मेहरा मैया, उन्होंने पूरी तरह से एक टीम वर्क तैयार करके वैक्सीनेशन करने की जो तैयारी की है वो एक देखने लायक है। क्योंकि उन्होंने जिला बड़ा होने की वजह से यहाँ पर 10 तहसीलें हैं और 10 तहसीलों में प्रत्येक तहसील के 3 सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटर पर फ्रंटलाइन के वर्कर के जो वैक्सीनेशन किया जाए उसके बाद में आम लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, वो महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। बिल्कुल हनीफ, आपने सही कहा कि लगातार सरकार जो है तैयारी कर रही है और साथ ही हर कोई उत्साहित ज्यादा इस बात को लेकर एज कंपेयर कि 210 या 200 का टीका हमें लगे। बस हर कोई कर रहा है कि इंतजार कि टीका हमें लग जाए, उसके बाद में इस कोरोना महामारी से कैसे न कैसे हमें छुटकारा मिले। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार हम पहले से भी बात कर रहे हैं कि पहले फ्री वैक्सीन की बात कही गई थी, अब कह दिया गया है कि फ्री वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अब ये सवाल ये है कि हालांकि इस बात को लेकर अभी भी चर्चा चलेगी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और उसके बाद में तमाम राज्य सरकार जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, लगातार अब भी चर्चा करेगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 80 करोड़ जनता को अगर सरकार फ्री वैक्सीनेशन देती है तो लगभग 32,000 करोड़ के आसपास का खर्च सरकार को वहन करना पड़ेगा। और अगर नीरज ये स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को अपने खर्च में अब कटौती करनी पड़ेगी। देखिए, नेताओं की कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर जो है वो आता रहता है जी। इस चीज़ से हमें इत्तेफाक भी नहीं होना चाहिए। जो भी घोषणा की जा रही है वो घोषणाएं जो हैं वो अपनी जगह होती हैं और वास्तव में जो चीज़ ऑन ग्राउंड होती है वो अलग चीज़ होती है। तो निश्चित रूप से केवल वादों में या फिर कहे में नहीं चलना चाहिए और जो एविडेंस जो लिखित के अंदर हो, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हो, उनको मान करके चलना चाहिए। कहीं सुनी बात कानाफूसी बहुत सारी चलती है सियासी हलकों में, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि यदि ये वैक्सीन आम लोगों के फ्री नहीं लग रही है तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि क्या ये महामारी कोरोना वॉरियर्स को ही इफेक्ट कर रही है। महामारी जो होती है वो कोई जाति, धर्म या पेशा नहीं देखती है, वो आम आदमी को भी इफेक्ट करती है। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से जब किसानों को 6-6 हज़ार रुपए जो है वो राशि उनके खाते में डाली जा रही है तो क्या आम व्यक्ति के लिए 200 रुपए खर्च नहीं हो सकते? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आम आदमी अपनी सेहत के प्रति जो है वो सजग है और वो 210 रुपए या 220 रुपए या जो भी इसकी रेट आएगी वो खर्च करने में आम आदमी सक्षम है। लेकिन एक गरीब आदमी और जो जिसके पास में जो निराश्रित है या वाकई में जिसके पास में पैसा नहीं है, वो व्यक्ति कहां से अपना उपचार कराएगा? जैसे राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने निःशुल्क दवा और इलाज की व्यवस्था कर रखी है, साथ ही निःशुल्क जांच की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो कम से कम अपनी जो जिंदगी है उसको बचा पा रहे हैं। हो सकता है राज्य की सरकार जो है वो इस वैक्सीन को पूरी तरीके से अब निःशुल्क घोषित कर दे। देखना होगा राज्य की क्या माली हालत है और सरकार क्या निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, यदि केंद्र ने हाथ खींच लिए तो। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी जो कि कमाने वाला है उसको अगर आप चार्ज ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी है उस तक ये पहुंचना चाहिए क्योंकि उसका राइट है। जीवन जीने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार भी है जो कि संविधान की ओर से प्रदत्त अधिकार है। और यदि वो अधिकार वो राइट उसे नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति, जो महात्मा गांधी कहा करते थे, अंतिम व्यक्ति तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इसका मतलब वो नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरा, आप अपने नागरिकों की जीवन की रक्षा करने के लिए आप उतने सजग नहीं है, आप उससे मुंह फेर रहे हैं। निश्चित रूप से जब महामारी आई है तो प्रत्येक राष्ट्र का, राज्य का एक कर्तव्य बनता है, वहां की सरकारों का कर्तव्य बनता है कि अपने सिविलियंस की स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनकी जीवन की रक्षा करें। और जीवन की रक्षा के लिए तो इनकार भी नहीं किया जा सकता। आपने तो खुद रिपोर्टिंग करी है इस पूरे मामले को लेकर कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को किस तरीके से क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा था। तमाम राज्यों की सरकार की ओर से जो रवैया रखा गया था वो भी हम सब ने देखा है। अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सरकार बेशक कह दे इस बात को लेकर कि कोविड वैक्सीन आ गई है, जल्द से जल्द लोगों को मिल जाएगी, लेकिन नीरज इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना कि कहीं ना कहीं हर इंसान तक ये टीका पहुंचने में अगस्त सितंबर तक का वक्त लग जाएगा।
देखिए, समय तो लगेगा, कोई भी चीज स्टार्ट होती है उसमें समय लगता है। जब ये सरकार की ओर से कह दिया है पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा, फिर दूसरा फेज आएगा, फिर तीसरा फेज आएगा, फिर चौथा फेज आएगा, फेज अलग अलग चलेंगे। पहले बुजुर्ग लोगों को 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीके लगाए जाएंगे, जो मल्टीपल जो बीमारियां जिनके हैं या फिर गंभीर रोग से पीड़ित हैं उनके टीके लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है या फिर सैन्य कर्मी है, राजकीय कर्मी है, ऐसे कर्मी जो कि नगर निगमों के अंदर, निकायों के अंदर है, राजस्व कर्मी है, उनके पहले दूसरे फेज के अंदर टीके लगाए जाए। तो निश्चित रूप से इंतजार, जो जवान आदमी है, ठीक आदमी है, तंदुरुस्त आदमी है, उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो निराश्रित है, जो सड़क किनारे रह करके और गुजर बसर कर रहा है, जो व्यक्ति भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा है, या जिसके पास में रहने को छत नहीं है, जो रैन बसेरों के अंदर रात काट रहा है, उस व्यक्ति का क्या होगा? उसके लिए क्या घोषणा की गई है राज्यों की ओर से, केंद्र सरकारों की ओर से? ये मुख्य रूप से देखने वाली बात होगी। गाँव ढाणी में आज भी ऐसे घुमंतु परिवार रहते हैं, अर्ध घुमंतु परिवार रहते हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके पास में साधन और संपन्न वो लोग नहीं है। वो कहीं ना कहीं रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी वहां से निकाल करके पीते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? तो वो गरीब तबका जो है उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और उसके लिए घोषणा करनी चाहिए। जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो अच्छे तरीके से लोग कमाते हैं, उनके अगर चार्ज किया जाता है तो उसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए और वो देने में सक्षम भी हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होगा वो क्या होगा? क्या उसका बच्चा मरने के लिए ही पैदा हुआ है? तो ये निश्चित रूप से सरकारों को सोचना चाहिए। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा, तमाम सवाल ऐसे उठते हैं। बेशक इस बात को लेकर हम खुशियां मनाने, बेशक इस बात को लेकर एक्साइटमेंट रहे कि हाँ ठीक है, अब इतने दिन इंतजार कर रहे थे, 10 और 12 महीने के बाद में फाइनली अब वैक्सीन को लेकर टीका आ गया। लेकिन तमाम सवाल जो आपकी ओर से पूछे गए हैं वाजिब सवाल है। जितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार, ये तो चुनौती है ही कि आम जन तक ये टीका पहुंच जाए, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है कि पहले तो सही सलामत ट्रकों से ये राजस्थान में आ जाए और उसके बाद में जब सेंटर्स में पहुंचाया जाएगा तब इसको सही तरीके से पहुंचाया जाए। रखरखाव की अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो उसको लेकर क्या कुछ चिकित्सा विभाग की ओर से तैयारी? जी बिल्कुल, रखरखाव की अगर बात की जाए तो जो वैक्सीन सेंटर बनाया गया है उस सेंटर के अंदर टेम्परेचर के तापमान को रखने के लिए वहां पे फ्रीज रखे गए हैं। उस फ्रीज में जो है रखी जाएगी। साथ में एक वैन भी तैयार की गई है, 2 वैन है जोधपुर के अंदर, जो सेंटर से लेकर अन्य पीएससी और सीएससी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं जो उसका टेम्परेचर है वो कहीं ना कम ना हो जाए, या उसका जो है वैक्सीन है जो कहीं ना कहीं खराब नहीं हो जाए, उसको लेकर के पूरी व्यवस्था जो है चिकित्सा विभाग की ओर से की गई है। ये सेंटर जो है, ये सेंटर कहीं ना जो झालामंड के अंदर बनाया गया है तो पूरी निगरानी के साथ बनाया गया है। यहाँ तक कि सीएमएचओ और जिला कलेक्टर हर रोज वहां दौरा करते हैं, वहां की व्यवस्था को जायजा लेते हैं, ताकि और उसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सेंटर 3 बने हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर, उन पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है। जी चलिए जितेंद्र, नीरज, हनीफ और विकास, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी और आपने बताया कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, बताया कि किस तरीके से सरकार की ओर से और साथ ही चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर जो है वो भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम टीका लगवाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे। तो उसको लेकर भी फ्रंटलाइन वर्कर जो है वो एक्साइटेड है। वो कह रहे हैं कि इतने दिन से लगातार अगर हम कोरोना मरीजों के साथ काम कर सकते हैं, इसके साथ जी सकते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम ही इस टीके को लगवाएं। और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी इस बात को ख्याल रखा गया है। इसी वजह से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सरकार की ओर से बात कही गई है। अब हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जल्द जल्द सरकार ये काम करती है और उसके बाद में हर एक आम नागरिक तक टीके का पहुंचना जरूरी है। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।